नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब खबरों की बात करते हैं। बागपत में खूनी संघर्ष की जो है वो खबर सामने आ रही है। मकान के विवाद में मारपीट हो गया है। महिला और पुरुषों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। सास बहू देवर में भी लाठी डंडे चले हैं। दोघड़ थाने में की बात करेंगे, यहाँ के मिलावा गांव जहां की ये घटना है। तो बागपत से खबर आ रही है, देखिए तस्वीरें, किसी ने छत से ये वीडियो बनाया हुआ है। शहजाद राव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शहजाद, क्या वजह थी और क्या स्थिति है अभी की? देखिए जीनत, ये दोघड़ थाना क्षेत्र के मिलाना गांव की घटना है, जहां मकान बनाने के विवाद में जो है सास बहू देवर और महिलाओं में जो है जमकर मारपीट हुई है। जमीन बंटवारे को लेकर ये विवाद था, जिसको लेकर जो है दो तीन महिलाएं अपने देवर के साथ भिड़ गए, जिसके बाद देवर ने जो है तीनों महिला की जो लाठी थी उससे जबरदस्त पिटाई की है। पिटाई के बाद इनको मामूली चोट आई है। फिलहाल जो है पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल कर रही है। कई दिनों से इन दोनों परिवारों के बीच जो है जमीन को लेकर बंटवारा चल रहा था। ससुर है और दो महिलाएं हैं, वो उनकी भाभी लगती हैं। एक ही परिवार के तमाम ये लोग हैं जिनके बीच विवाद था और उसके बीच जमकर मारपीट हुई। जब मारपीट हो रही थी छत से जो है किसी ने वीडियो बनाकर जो है वायरल कर दिया है, जो अब बागपत में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जो दोघड़ थाना पुलिस है मामले में कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो पूरे मामले में कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से यूपी के 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद राष्ट्रपति आज और कल कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 28 तारीख को वो गोरखपुर जाएंगे और 29 तारीख को अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से उत्तर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। सुबह करीब 11:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर महामहिम का स्वागत होगा। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे राष्ट्रपति राजभवन पहुंचेंगे। शाम करीब 4:50 पर राष्ट्रपति भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। 27 अगस्त को राष्ट्रपति लखनऊ में 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहला कार्यक्रम सैनिक स्कूल में होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण और संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के 26वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गोरखपुर में राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के सपनों का विश्वविद्यालय बनकर तैयार है। 28 अगस्त को राष्ट्रपति इसका लोकार्पण करेंगे। ये विश्वविद्यालय मेडिकल के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय बनाने का सपना सीएम योगी ने देखा था और अब वो साकार होने वाला है। 28 अगस्त को राष्ट्रपति कोविंद इस यूनिवर्सिटी का लोकार्पण करेंगे। विश्वविद्यालय एक महाराज जी का सपना था, जो उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने भी अपना विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जिसका लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी करने जा रहे हैं। 28 को हम उस लोकार्पण की तैयारी में लगे हुए हैं। गोरखपुर के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या जाएंगे। महामहिम के रामनगरी दौरे को लेकर सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के साथ साथ राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम के भाव से देखते हैं। कोई रामराज के स्थापना करता संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ने वाले राजा के रूप में देखता है। अलग अलग भाव से लोग देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, उसके जीवन की आकांक्षा होती है कि एक बार जो भी भाव रखता हो प्रभु श्री राम के अयोध्या जी में जाके दर्शन अवश्य करे। राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या जाने के लिए प्रेसिडेंशियल ट्रेन का सफर करेंगे, लिहाजा रेलवे की तरफ से भी सुरक्षा समेत तमाम इंतजाम परखे जा रहे हैं। महामहिम का दौरा 29 अगस्त को है।
इसलिए हर स्तर पर तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। जो अयोध्या में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। इसमें सुरक्षा की तैयारियां हैं और फिर उसके बाद दर्शन पूजन और रामायण कॉन्क्लेव के दरमियान तमाम धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो राष्ट्रपति के दौरे और कार्यक्रमों को लेकर लखनऊ में 4 दिनों तक ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रहेगा। फैसले के मुताबिक कानपुर से आने वाले भारी वाहन शहीद पथ पर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा शहर में भी कई जगहों पर ट्रैफिक बदला गया है, डाइवर्ट रहेगा। एम्बुलेंस को आने जाने की छूट बेशक रहेगी, लेकिन जाम में फंसने पर लोग ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल नंबर्स पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। नंबर भी जो है हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं और हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी जुड़ रहे हैं और केबी शुक्ला अयोध्या से। अनामिका, जो महामहिम है उनके आज का कार्यक्रम और कल का जो लखनऊ में है वो बताइएगा। देखिए जीनत, राष्ट्रपति आज से 4 दिवसीय दौरे पर यूपी आ रहे हैं, लेकिन इस बार का दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग तोहफे, शिलान्यास, लोकार्पण के साथ साथ इस बार राष्ट्रपति पहली बार अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। मंदिर के शिलान्यास के बाद ये पहली बार है जब देश के राष्ट्रपति अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करेंगे। वहां पर वो जो रामकथा पार्क में अयोध्या के लिए जो कॉन्क्लेव बनाया जा रहा है उसका वो शिलान्यास भी करेंगे। 3 पत्थर भी लगाए जाएंगे उनकी तरफ से। तो इस बार का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आज की बात मैं करूं तो करीब 11:30 बजे राष्ट्रपति को महामहिम को लखनऊ पहुंचना है। इसके बाद वो सीधे राजभवन जाएंगे और शाम को 4:30 बजे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 9वें कॉन्वोकेशन में वो शामिल होंगे। इसके बाद वो दोबारा राजभवन चले जाएंगे। कल 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां पर वो एक कार्यक्रम सुबह का है सैनिक स्कूल का, इसके बाद देर शाम पीजीआई के कॉन्वोकेशन के प्रोग्राम में वो शामिल होंगे। यानी कि कल 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एक है सैनिक स्कूल का और दूसरा है पीजीआई का। इसके अलावा परसों गोरखपुर में उनके 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगे हुए हैं। इसके बाद अगले ही दिन 29 तारीख को महामहिम को अयोध्या जाना है। तो ये जो बैक टू बैक कार्यक्रम लगे हुए हैं 4 दिनों के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अयोध्या का है। बाकी जो शिक्षण संस्थान है पूरे यूपी में अलग अलग जगहों पे, उसको लेकर महामहिम की ओर से बहुत सारे तोहफे दिए जाएंगे। रामगोपाल भी हमारे साथ है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। रामगोपाल, गोरखपुर का जो कार्यक्रम है वो बताइएगा शॉर्ट में। महामहिम का जो ये दौरा है 28 अगस्त को वो 11 बजे के करीब गोरखपुर पहुंचेंगे और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो राज्य सरकार आयुष विश्वविद्यालय बनाने जा रही है उसका शिलान्यास करेंगे और वहां से फिर निकलेंगे। 12:20 मिनट वो गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और वहां का उसका वो लोकार्पण करेंगे। करीब 1 घंटे तक वहां रुकने का कार्यक्रम है। 1 बजे के बाद वहीं पे जो है कुछ हल्का नाश्ता और खाना लेंगे और फिर वहीं से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति का ये दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरे के बाद गोरखपुर एक मेडिकल हब के रूप में स्थापित हो जाएगा। अभी जो आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है जिसका शिलान्यास वो करेंगे, उससे प्रदेश के 94 आयुष महाविद्यालय संबद्ध होंगे और साथ ही यहाँ पे आयुष पे रिसर्च होगा। यानी कि आयुष को लेकर एक बड़ा क्षेत्र बनेगा, चाहे वो होम्योपैथी हो, यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, सिद्धा हो या फिर नेचुरोपैथी हो, सबका केंद्र बनेगा। वहीं जो योगी आदित्यनाथ जिसके खुद कुलाधिपति हैं, जिसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, वो भी मेडिकल का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। यानी कि और हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो है बाकायदा खुद निरीक्षण भी किया था इस पूरे कार्यक्रम का। केबी शुक्ला, अयोध्या के बारे में जरा जल्दी बताइएगा कि अयोध्या में क्या कार्यक्रम रहने वाला है खास। देखिए, आपको बता दें कि 29 अगस्त को लगभग 11:30 बजे महामहिम अयोध्या पहुंचेंगे। सीधे पहुंचेंगे वो अयोध्या रेलवे स्टेशन से रामलला का दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद हनुमानगढ़ी का पूजन करेंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम जो है वो रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करना है। उद्घाटन करने के बाद वो फिर लखनऊ रवाना होंगे। माना जा रहा है कि लगभग 3 घंटे राष्ट्रपति अयोध्या में रहेंगे। तो सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के बहुत माकूम जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के 12 घंटे पहले अयोध्या धाम को सील कर दिया जाएगा। जिस रूट से वो आएंगे उस रूट को भी सील कर जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ताज़ा अपडेट्स जो हैं वो देने के लिए। पूरा जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम है वो जो है हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने शायर मुनव्वर राणा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुनव्वर रहते हिंदुस्तान में हैं और बोलते हैं तालिबान के समर्थन में। भारत में ऐसे लोगों के पीछे मुसलमान नहीं चलता। इससे पहले मुनव्वर राणा ने कौशल किशोर पर भी तंज कसा था। और मज़े की बात आप ये देखिए कि कौशल किशोर के लड़का भी यही गोली चलाने ही के केस में गया था
वो सेंट्रल में मिनिस्टर हो गए। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा लड़का भी जेल पकड़ गया है, अब हमको मोदी जी के मंत्री बना रहे हैं। जो तालिबान के समर्थन में या रहते हिंदुस्तान में बात करेंगे कहीं दूसरी जगह, और ऐसे लोगों को का समर्थन करने का काम करेंगे जिनके खिलाफ वहाँ की महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी। तो अब वो बीजेपी की मुसलमानों को टारगेट कर रही है, तो गलत बात है उनका। मुसलमान कोई मनोहर नाड़ा के पीछे नहीं चलता है। इससे पहले कल लखनऊ में रायबरेली पुलिस ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे को गिरफ्तार किया था। रायबरेली पुलिस ने अपनी जांच में ये पाया कि तवरेज राणा पर हमला नहीं हुआ था, बल्कि उसने संपत्ति विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद अपने ऊपर फायरिंग करवा दी। इसी मामले में पुलिस ने मुनव्वर राणा के बेटे को गिरफ्तार किया। और हुआ ये कि इसी बीच तवरेज का असलहे के साथ वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो देखने पर ऐसा लगता है कि तवरेज असलों का शौकीन है और किसी शूटर की तरह फायरिंग भी करता है। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? खबर पीलीभीत से आ रही है। 4 गिरफ्तार हुए। यहाँ पर किन्नरों समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने थाने के अंदर हंगामा किया है। सभी साथी को छुड़ाने आए थे किन्नर। थाना जो है इन्होंने इस पर हंगामा किया। पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर सीतापुर से आ रही है। शराब कारोबारी की पिटाई हुई है। 3 बदमाशों ने शराब कारोबारी को लूटा। लूट के बाद बांधकर गन्ने के खेत में पटक दिया। कारोबारी के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठे हुए। ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा है। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। कॉम्बिंग के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार भी हुए हैं। गाड़ी स्लो करें तो पीछे से ने पीठ पर है असलहा लगाए देंगे ये लोग। असलहा लगाने के बाद में यहाँ फिर पर्स मोबाइल सब ले ली, हमका बांध के गन्ने के अंदर डाल ली। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली, बांध के डाल दी। हाँ, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली, वो लोग चले गए। फिर हम तुरंत मतलब गन्ने से निकल के यहाँ छूट के यहाँ कैसे प्रधान के पास फ़ोन कर पाए, नीलू वर्मा पास। और ये प्रधान जी अपनी गाड़ी लगा के बेनीसराय में यहाँ रोड घास के यहाँ इनका लोगों ने पकड़ी। तो एक लोगों ने पकड़ ली, 2 लोग फरार हो गए। तालम छुप गए। ताल से ने फिर मतलब जाके इन लोगों ग्रामीणों ने और पुलिस की मदद से पकड़े गए लोग। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रेप केस में नया मोड़ सामने आया है। आरोपी सिपाही ने पीड़िता से शादी कर ली है। चौक स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी की महिला सिपाही ने दर्ज कराई थी एफआईआर। रेप करने का आरोप लगाया था। सिपाही पंकज यादव एसएसपी ऑफिस में तैनात है। तो रेप का आरोप लगा। अब खबर आ रही है कि दोनों ने शादी कर ली है। मथुरा के गोवर्धन के जचौदा गांव में बड़ी संख्या में लोग रहस्यमय बुखार की चपेट में हैं। यहां 15 दिन में एक बच्चे की मौत हो गई और करीब 70% लोग बीमार हैं। इनमें से बहुत से लोग निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। बड़ी तादाद में ग्रामीणों के बीमार पड़ने की खबर मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर लोगों की जांच शुरू कर दी। स्थानीय विधायक और एसडीएम सदर भी मौके पर पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने मरीजों का हाल जाना और स्वास्थ्य कर्मियों से हालात के बारे में जानकारी ली। प्रशासन की ओर से गांव में साफ सफाई और दवा का छिड़काव किया जा रहा है। विभाग की टीम भी आ चुकी है और जांच करी जा रही है। लखनऊ से भी एक टीम आई है जो मलेरिया का टेस्ट करेगी। मलेरिया का टेस्ट करने के बाद जिनकी पुष्टि हो जाती है उनको हमने दवाई मंगवाई है। जो मलेरिया के लिए खास दवाई है वो उनको तुरंत दी जाएगी। इसके बावजूद भी हमारा सभी से अनुरोध है कि जो ज़्यादा बीमार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अस्पताल में भर्ती करने की कोशिश करें। जो गांव में आपकी टीम है स्वास्थ्य की, उनसे पहले आप संपर्क करें। टीम जो है वो आपको अस्पताल के लिए रेफर कर देगी और आप ज़्यादा अस्पताल में जाइए। इसके लिए एक एम्बुलेंस की भी यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है।
और देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 46,164 केस सामने आए हैं। एक दिन में 607 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में 34,159 लोग ठीक हुए हैं। और देश में अगर हम बात करें तो 60 करोड़ 38 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि देखिए, कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। लगातार थर्ड वेव का अलर्ट है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी अगर आप एक प्रतिशत निकालें तो कोई कम नहीं है। 607 लोगों की मौत हुई है। कल भी इसी तरह का आंकड़ा सामने आया था। तो आपको संजीदगी जरूर बरतनी होगी। अब बात करते हैं हैदराबाद की वाटर वॉरियर्स कल्पना रमेश की। हैदराबाद की बावड़िया वास्तुकला की अद्भुत ऐतिहासिक विरासतें हैं और कल्पना रमेश जैसे जल योद्धा इन्हें बचाकर न केवल नई जिंदगी दे रहे हैं, बल्कि इसके वजह से ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऐतिहासिक धरोहरें सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित रह जाते। अब जैसे जैसे ये बावड़ियां बरसों से जमा हुई शहरी गंदगी से परत दर परत निजात पा रही हैं, ये शहर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने और वाटर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। I'm here today at the Bansilal Stepwell, and you can see water right behind me. There is water that we found in this well. Earlier was a huge garbage dump. Cities were built around traditional water systems to give water to communities. It provided water to communities. It provided a socio-cultural space for people that lived around the wells. Today we've lost this language. If we can restore these stepwells and bring back water like these, the groundwater here can improve and the communities around can enjoy this groundwater for a long time and make it sustainable for themselves. We really need to step up, create a lot of awareness and bring communities in for the change, connecting people to water, because urban stories are not really connected with the water stories. While doing well restorations, I realized that these are great collection points for rainwater. And when I saw the success story of 2-3 wells we restored, I started taking it on me to restore the heritage stepwells in our city. We have been very dependent on the pipe supply, the tankers, and on bore wells. So I wish to bring back the context. We need to reconnect people to the well. It's not just water and improving groundwater, but it is also showcasing respect to water. चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।